स्वागत है आपका दोस्तों द डार्क कॉरिडोर में। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपके साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को दुनिया के सामने लाते हैं। अगर आपने भी कुछ देखा है या महसूस किया है तो हमें अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी भेज सकते हैं, जिसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक रेडिट स्क्रॉल सेशन के दौरान एक अजीब सबरेडिट के जाल में फंस गया। एक अजीब फोटो, कुछ अजीब सिंबल्स और एक ऐसी सबरेडिट जिसकी पोस्ट देखकर आपका दिल घबरा जाएगा। दोस्तों, ये चिट्ठी हमें वरुण ने भेजी है। आइए सुनते हैं उसकी कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द डार्क कॉरिडोर और हमें अपनी कहानी भेजने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। हाय, मेरा नाम है वरुण और सभी लोगों की तरह मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं। मेरे अंदर हमेशा से बहुत क्यूरियोसिटी है। नई नई चीजों को जानना, उनके बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के चलते पिछले 7 सालों से मेरा रेडिट पे अकाउंट है, जहां लोगों की कहानियां, नई नई चीजें मैं पढ़ता रहता था। मुझे कभी नहीं लगा था कि रेडिट ब्राउज करना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। सब कुछ एक सब रेडिट की वजह से शुरू हुआ। अनएक्सप्लेन्ड फोटोज। लोग वहां ऐसे फोटोज डालते हैं जो समझ के बाहर होते थे। कभी पुराने और डरावने घर, कभी आसमान में अजीब लाइट्स और कभी कभी ऐसे सिंबल्स जिनका मतलब कोई नहीं समझ पाता था। एक शाम बिना किसी खास वजह के मैं रेडिट स्क्रॉल कर रहा था। मुझे रेडिट काफी फैसिनेटिंग लगता था, पर उस रात एक फोटो मेरी स्क्रीन पर आई जो बाकी सबसे अलग थी। वो फोटो एक दीवार की थी, लाजपत नगर के एक कोने की, जो मेरे पुराने स्कूल के पास था। पर जो चीज उस फोटो की सबसे अजीब थी वो था दीवार पर बना एक अनोखा और डरावना सिंबल। जैसे किसी ने हाथ से जल्दी में पर किसी खास मकसद के साथ बनाया हो। सिंबल का डिजाइन अजीब था, आसमां में घुलती हुई लकीरों के जैसे, और उसके नीचे खून था जो सूख चुका था। जमीन पर एक बलि के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी छोटे जानवर की बलि चढ़ाई गई हो। कैप्शन था, जॉगिंग के वक्त ये मिला, बहुत गंदी बदबू थी वहां। क्या किसी को पता है ये क्या है? मैंने फोटो को काफी देर तक देखा। मुझे वो जगह जानी पहचानी सी लगी और एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। लोग अपने अपने थ्योरीज दे रहे थे। किसी ने कहा कि ये किसी अकल्ट रिचुअल का सिंबल लगता है। किसी और ने लिखा, ये एक तरीका है बुरी शक्तियों को बुलाने का। जैसे जैसे मैंने कमेंट स्क्रॉल किए, मैंने और पोस्ट्स देखी। खून से लथपथ हाथों के फोटोज, जानवर के मर्डर और भी
कई ऐसी चीजें। थोड़ा और स्क्रॉल किया तो मुझे एक सबरेडिट मिला, स्टिल मार्क। ये सबरेडिट पहले वाले से कहीं ज्यादा डरावना और अजीब था। इसकी हर पोस्ट ऐसी थी जैसे कि किसी एंशंट अकल्ट प्रैक्टिस का डिजिटल आर्काइव हो। सबसे पहली चीज जिस पर मेरी नजर गई वो इसका पिंड पोस्ट था। उस पर लिखा था, पोस्ट मत करना अगर मेरे लिए तैयार नहीं हो तो। क्रीपी पोस्ट्स इन स्टिल मार्क। मुझे ये एक चेतावनी जैसी लगी। रेडिट को स्क्रॉल करने पर मुझे लगा कि ये सब रेडिट में लोग अपने बलियां और उनसे रिलेटेड फोटोज दिखाते हैं। मुझे अब तक कुछ पोस्ट्स बहुत अच्छी तरह से याद हैं, जैसे एक कटे हुए कौवे का पंख जो एक छोटी सी चांदी की चाबी से बंधा गया था। खून से बने गोल गोल सिंबल्स पंख के नीचे बने हुए थे। कैप्शन था, मैंने रास्ता खोल दिया है, उन्हें देखने दो। दूसरा था एक काली गुड़िया जिसके आंखों की जगह छेद थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर निकाल दिया हो। गुड़िया को एक लाल रेशम के कपड़े में लपेटा गया था। कैप्शन था, तुम तब तक राह पर नहीं चल सकते जब तक तुम देखना बंद नहीं करते। और फिर मैंने देखा एक बेसमेंट का धुंधला फोटो जिसमें एक परछाई 4 हाथों पर चलती नजर आ रही थी। बहुत डरावना दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था वो इंसान है या जानवर। कैप्शन सिर्फ इतना था, वो जवाब देने आ गया। हर पोस्ट बहुत डरावनी और बहुत अजीब थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कोई एनर्जी मेरे आसपास घूम रही हो। पर आगे जो मैंने फोटो देखी उसने मेरी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। फोटो उसी लाजपत नगर की दीवार की थी, रात के समय की। पर इस बार वहां एक सफेद स्पैनियल की बलि चढ़ी थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी और चारों तरफ बस खून ही खून थे। कैप्शन था, मेरा चढ़ावा स्वीकार करो, मेरा चढ़ावा स्वीकार करो और मेरी इच्छा पूरी करो। उस कुत्ते को वैसी हालत में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे पास भी एक गोल्डन रिट्रीवर है और ये सोचकर कि कोई अपने पेट की बलि कैसे दे सकता है, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मैं तुरंत पोस्ट करने वाले को मैसेज किया, तुम जैसे लोग इंसान नहीं हो, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। पोस्ट रिपोस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद उस दीवार को देखना होगा। शाम का वक्त था जब मैं पार्क में गया। सब कुछ बहुत ज्यादा ही शांत लग रहा था। वो दीवार भी बिल्कुल साफ दिख रही थी। लग रहा था कि दीवार को किसी ने साफ कर दिया हो, पर खून के धब्बे पूरी तरह से मिटे नहीं थे। मैंने अपना फोन निकाला और उस दीवार की फोटो ली। जब मैं पार्क के बाहर जाने लगा, मेरा फोन बज हुआ। एक रेडिट नोटिफिकेशन था। मैंने वो देखा और मेरी सांसें अटक गई। स्टिल मार्क पर एक नई पोस्ट अपलोड हुई थी और वो फोटो मेरा था। वो फोटो जो उस वक्त खींचा गया जब मैं पार्क में था। कैप्शन था, हम तुम्हें देख रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने NYXDED को फिर से मैसेज किया, तुम सामने क्यों नहीं आते? उसने मैसेज रीड किया।
पर रिप्लाई नहीं किया। मैं जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की तरफ भागा। ट्रेन पे चढ़कर थोड़ा ठीक महसूस किया, पर तभी फोन फिर बज हुआ। इस बार इंस्टाग्राम से मैसेज आया। एक अननोन आईडी ने मुझे एक फोटो भेजा। वो फोटो मेरी ही थी जब मैं ट्रेन के अंदर गया और फोटो बाहर से ली गई थी, ट्रेन के बंद होने के 1 सेकंड पहले। मेरा इंस्टाग्राम रेडिट से कनेक्टेड नहीं था, तो उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा? मैं इतना घबरा गया था कि मैंने अपने दोस्त राघव को कॉल किया। उससे बोला कि मुझे स्टेशन से पिकअप करे। घर जाकर मैंने रेडिट अकाउंट, इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट कर दिया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त मेरी मां ने कहा, बेटा, सुबह एक आदमी आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा कि तुम सो रहे हो, तो वो बिना कुछ कहे चला गया। तुम एक बार देख लेना। हाँ, मैंने उनसे पूछा, क्या उसने अपना नाम नहीं बताया या कोई मैसेज? मां ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, बस बिना कुछ कहे चला गया। मां को लगा शायद कोई डिलीवरी एजेंट होगा या कोई दोस्त, पर मां ने जो बताया वो सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। कौन सा दोस्त हो सकता है जो सुबह सुबह बिना मैसेज किए घर आया? फिर मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक गलती थी या कोई रैंडम आदमी गलत घर पर आ गया होगा। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रेकफास्ट के बाद अपने फोन को अनलॉक करते ही मैंने फिर से रेडिट खोला। मुझे लगा कि कुछ कैजुअल स्क्रॉल करके अपने दिमाग से ये अजीब बातें हटा दूंगा, पर जब मैंने सब रेडिट स्टिल मार्क चेक किया तो उसकी नई पोस्ट देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। पोस्ट एक फोटो थी और वो फोटो मेरे घर के मेन गेट की थी। एक फोटो जो सुबह ली गई थी, उसी वक्त जब वो आदमी दरवाजे पर आया था। फोटो के नीचे बहुत ही डिस्टर्बिंग कैप्शन था। वो सो रहा था, हम वापस आएंगे। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। ये पोस्ट एक वार्निंग लग रही थी। एक और सवाल मुझे परेशान कर रहा था, इन लोगों को मेरे घर का पता कैसे पता चला? और जो मां ने उस आदमी के बारे में बताया था, क्या वो वही था जिसने ये पोस्ट किया था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फोन का स्क्रीन देखते ही लग रहा था जैसे उसमें से कोई मुझे देख रहा हो, कोई जो मेरे हर चाल पर नजर रखा हो। फिर स्टिल मार्क पर एक और पोस्ट आई। एक फोटो एक काली गुड़िया की थी। गुड़िया लाल रेशम के कपड़े में लपेटी हुई थी और उसके आसपास कुछ अजीब से सिंबल्स बने थे। गुड़िया का दायां हाथ बहुत ही अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। कैप्शन था, बलि चुनी गई है। ये कैप्शन पढ़कर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बलि चुनी गई है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये फोटो मेरे लिए था या ये किसी और की बात कर रहे हैं? पर कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ मेरे दाहिने हाथ में अजीब सा एक दर्द है जो मुझे सुबह से ही परेशान कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद गलत तरीके से सोने की वजह से ये सब हुआ होगा या फिर कोई और वजह रही होगी। लेकिन अब जब मैंने उस गुड़िया के मुड़े हुए हाथ को और अपने दर्द को ध्यान से देखा, मुझे लगा जैसे दोनों चीजें
डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। गुड़िया का वो मुड़ा हुआ हाथ और मेरा दर्द, ये सब इत्तेफाक नहीं लग रहा था। पर अगर ये इत्तेफाक नहीं था तो इसका मतलब क्या था? मेरा दिमाग घूम गया। क्या कोई मुझे देख रहा है? क्या ये सिर्फ एक रेडिट पोस्ट है या फिर कुछ और? क्या मेरा हाथ का ये दर्द और इस गुड़िया के कैप्शन का कोई संबंध है? मेरे अंदर बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था। क्या मैं अब उनके बलि का हिस्सा बन चुका हूं? अगली सुबह मेरी तकलीफ और बढ़ गई। नोज ब्लीड शुरू हो गए थे। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ गई। दिन भर हर कुछ घंटों के बाद मेरी नाक से खून बहने लगता। शाम तक मैं काफी वीक महसूस करता था और रात होते ही मुझे नींद से भी डर लगने लगता था। जब भी मेरी आंख लगती मैं एक ही सपने में वापस चला जाता। एक अंधेरा पार्क, वही लाजपत नगर की दीवार के पास। मैं पार्क के बीच खड़ा रहता और आसपास परछाई जैसा कुछ मुझे घूरता रहता। उनके चेहरे मुझे साफ दिखाई नहीं देते। हर सपना पहले से ज्यादा डरावना होता जा रहा था। जब मैं आंखें खोलता तो लगता था जैसे वो अब भी मुझे घूर रहे हो। पर सिर्फ सपने नहीं, मेरे साथ हकीकत में भी अजीब सी चीजें होने लगी। फोन बार बार रिंग होता। मैं हर बार डरते डरते फोन चेक करता, पर फोन में कुछ नहीं होता। ना कोई नोटिफिकेशन और ना कोई कॉल। क्या ये सब बस मेरा इमेजिनेशन था या मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो उस सब रेडिट का असर था? मैं जितना ज्यादा सोचता उतना ज्यादा लगता कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। नोज ब्लीड्स, डरावने सपने और फोन का जब तब रिंग होना, ये सब मेरे अंदर एक डर का बीज बोना शुरू कर चुका था। और तभी असली खेल शुरू हुआ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक के बाद एक फॉलो रिक्वेस्ट्स आने लगे। पहले मैंने सोचा कि ये बस कुछ स्पैम बॉट्स होंगे, पर यूजर नेम्स ने मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। अकाउंट्स के नाम थे मार्क्ड विटनेस 31, व्हील स्टॉकर X77 और इसी तरह के और भी डरावने और अजीब से यूजर नेम्स। मैं एक अकाउंट को ब्लॉक करता और तभी 3 नए और रिक्वेस्ट्स आ जाते। ये लगातार होता रहा, जैसे कोई मुझे कहना चाहता है कि तुम ब्लॉक कर सकते हो पर तुम हमसे बच नहीं सकते। फिर मुझे ऐसे अकाउंट से मैसेजेस आने लगे जो मुझे फोटोज भेजते थे। ये फोटोज मेरे बचपन के थे, पुराने फेसबुक एल्बम से जो मैंने सालों से नहीं देखा था। एक फोटो मेरी बर्थडे पार्टी की थी, एक मेरे स्कूल यूनिफॉर्म में और एक फोटो मेरे घर के गार्डन में। मुझे अभी भी लग रहा था कि शायद किसी ने पुरानी अकाउंट से फोटो सेव कर लिया होगा, पर फिर उन्होंने ऐसी फोटोज भेजनी शुरू की जो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। पर्सनल वेकेशन की फोटोज जो सिर्फ मेरे गूगल ड्राइव पर सेव थी, प्राइवेट फोल्डर्स में, जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात थी कि हर एक फोटो के नीचे लिखा था, हम तुम्हें देख रहे हैं। मेरी सांसें रुक गई। ये कैसे हो सकता है? कोई
मेरे चाइल्डहुड फोटोज और मेरी प्राइवेट गूगल ड्राइव तक कैसे पहुंच सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सब अकाउंट्स को रिपोर्ट करना शुरू किया और इंस्टाग्राम का पूरा अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे उन्होंने ये सब मुझे सिर्फ तंग करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और मैसेज देने के लिए किया हो। उनका कहना था कि वो मुझे देख रहे हैं, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो सच कह रहे हैं। कुछ दिनों तक सब शांत था, जैसे उन्होंने मुझे एक ब्रेक देने का फैसला किया हो। लेकिन मुझे पता था कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। और फिर एक और पोस्ट आई स्टिल मार्क पर यह पोस्ट बाकी सबसे अलग थी। इस बार कोई सिंबल नहीं था, कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं थी। इस बार फोटो डिजिटली एडिटेड फोटो थी, और वो भी मेरी फोटो। मेरा कटा हुआ सर एक वुडन टेबल पर रखा था, आंखें खोखली, जैसे उन्हें किसी ने निकाल दिया हो। मेरे गले से खून बह रहा था। टेबल के आसपास एक गहरा लाल गड्ढा बन चुका था। फोटो का हर डिटेल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरा रंग, मेरे बाल, सब कुछ बिल्कुल मेरे जैसा। कैप्शन ने इस पोस्ट को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया, नेक्स्ट मार्क। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी दम घुटती जा रही है। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, मेरे लिए ये एक थ्रेट था। धमकी थी कि मेरी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। मैंने स्क्रीन को घूर कर देखा, उम्मीद करते हुए कि शायद ये बस एक प्रैंक हो, किसी बेहुदा यूजर का एक मजाक। पर मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी कि ये मजाक नहीं था। ये लोग तो दरअसल मुझे ढूंढ रहे थे। अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। हर पल लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त राघव को कॉल किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सब कुछ उससे शेयर कर दिया। सबरेडिट के बारे में वो डिस्टर्बिंग फोटोज और मैसेजेस जो मुझे रोज परेशान कर रहे थे। राघव पूरी बात शांति से सुनता रहा, बिना बीच में बोले। जब मैंने बात खत्म की तो उसने बड़े आराम से और मुझे हिम्मत दिलाते हुए कहा, वरुण, तुम्हें सब कुछ डीएक्टिवेट करना होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, सब कुछ। और तुम्हें साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये मजाक नहीं रहा। राघव हमेशा से रैशनल रहा है और उसकी बात मुझे ठीक लगी। मैं उस पर भरोसा करता था और उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। मैंने बिना देर किए अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, सब कुछ। हर डिजिटल फुटप्रिंट जो मुझे इन लोगों तक वापस कनेक्ट कर सकता था, मैंने मिटा दिया। उसके बाद मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। कर्टन्स हमेशा बंद रखता था और किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करता था। दिन गुजर रहे थे, पर मेरे अंदर का डर अभी भी वैसा ही था। हर आवाज, हर शैडो, मुझे लगता था कि जैसे कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। राघव और उसके दो दोस्तों ने कहा कि वो सब रेडिट पर नजर रखेंगे। अगर कुछ नया होता है तो वो मुझे तुरंत बता देंगे। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी वो सब रेडिट डेड लग रहा था। तीसरे दिन तक सब कुछ इतना शांत हो गया
कि मुझे लगने लगा शायद ये नाइटमेयर खत्म हो गया है। मुझे लग रहा था कि मैंने उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया है और मेरी लाइफ नॉर्मल होने लगी थी। पर मेरे दिमाग के कोने में एक आवाज अभी भी घूम रही थी। क्या ये सच में खत्म हो गया है या ये बस तूफान से पहले की शांति है? उस दिन दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में अकेला था। तभी राघव आया। हाथ में फोन था और चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वरुण, तुम्हें यह देखना चाहिए, उसने कहा। वो काफी सीरियस लग रहा था। उसने फोन का स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दिया। इंस्टाग्राम पर एक रील चल रही थी जो काफी दिनों से वायरल हो रही थी। वो वीडियो ग्रेनी सी थी, जैसे किसी ने दूर से सीक्रेटली रिकॉर्ड किया हो। एक लड़की थी, किसी बात से परेशान लग रही थी, जो किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्सा और दर्द से भरा हुआ था और वो एक लड़के पर चीख रही थी। उसकी आवाज से ये साफ साफ झलक रहा था कि वो कितने गुस्से में थी, जैसे वो अपने अंदर के सारे इमोशंस एक ही बार में बाहर निकाल रही हो। उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ पर लाल दाग था। खून था या पेंट, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। चिल्लाते हुए उसने अपनी उंगली उस लड़के की तरफ दिखाते हुए कहा, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते, बताओ ना। तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, मार डालूंगी मैं। वो लड़का विजिबली बहुत घबराया सा लग रहा था। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। पर लड़की का दर्द और गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने उसकी एक नहीं सुनी। वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, छुप छुप कर, पर कोई उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। रील वायरल हो चुकी थी और कमेंट में लोग लड़की का ऑब्सेशन और पागलपन के बारे में लिख रहे थे। राघव ने फोन नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा उतना ही सीरियस था जितना पहले। वरुण, तुम जानते हो इस लड़की को? मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उस लड़की को जानता था। वो रितिका थी। रितिका, जिसे हम स्कूल के दिनों से जानते थे। एक सीनियर जो हमेशा अपने अलग इंटेंस नेचर के लिए फेमस थी। वो हमेशा थोड़ी अलग सी लगती थी, ना ज्यादा बोलती, ना किसी से घुलती मिलती। पर एक चीज मुझे अच्छे से याद है, उसका वो स्पैनियल डॉग बिल्कुल सफेद था, बहुत सुंदर, जिससे वो बच्चे की तरह प्यार करती थी। उसका इंस्टाग्राम फीड भी उस डॉग की फोटो से भरी हुई थी। रितिका का ऐसा पागलपन देखना, वैसा ही स्पैनियल की लाश सब रेडिट पर देखना, रितिका का सैक्रिफाइस के बारे में जिक्र करना, सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। राघव ने वीडियो पॉज किया और मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका इससे कोई कनेक्शन है? लेकिन मेरे अंदर बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या रितिका ही स्टिल मार्क थी? और अगर वो ही थी तो उसका मकसद क्या था? राघव ने फोन पर स्क्रॉल करते हुए एक और पोस्ट मुझे दिखाई। इस बार एक न्यूज अपडेट थी। उसने मुझे पढ़कर सुनाया, जिस लड़के पर वो चीख रही थी
उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। उसने उस लड़के की गर्लफ्रेंड को धमकाया और दोनों पर हमला करने की कोशिश की। राघव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, रितिका अब पुलिस कस्टडी में है। मेरे हाथ से फोन छूटने वाला था। अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा था, बिल्कुल एक पजल की तरह। सैक्रिफाइस के बारे में बात करना, उसका ऑब्सेशन और अब ये वायलेंस, ये सब मेरी कहानी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहा था। मुझे याद आया वो सब रेडिट के पोस्ट्स, काली गुड़िया, खून के निशान और उसका वो कैप्शन, बलि चुनी गई है। क्या ये सब वही कर रही थी? क्या उसका ऑब्सेशन इतना गहरा था कि वो मुझे बलि चढ़ाना चाहती थी? राघव ने फोन नीचे रखा और मेरी तरफ झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो ही उन रेडिट पोस्ट्स के पीछे है? हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर रितिका ये सब कर रही थी तो क्यों? और अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो सब रेडिट अब तक एक्टिव कैसे है? मेरे अंदर का डर मुझे कहता था कि रितिका इस कहानी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी का जवाब नहीं। वरुण की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली डर सिर्फ पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल से नहीं आता। कभी कभी वो डर इंसान के अंदर की इमोशन से आता है, ऑब्सेशन, ग्रीफ और लॉस से। ऑनलाइन थ्रेट्स और उनके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस के बीच की लाइन कब मिट जाए पता भी नहीं चलता। क्या रितिका उन रेडिट पोस्ट के पीछे थी, या उसका ऑब्सेशन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था? कोई और या कुछ और इन सब के पीछे था? आपका क्या मानना है? क्या किसी के लिए ऑब्सेशन एक इंसान को इतना डार्क बना सकता है, या ये सब एक और बड़ी और सिनिस्टर कहानी का हिस्सा है? वरुण, अगर तुम सुन रहे हो तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि तुम जहां कहीं भी हो, सेफ हो। ये था आज का एपिसोड। फिर मिलते हैं एक और डरावनी और मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। शुभ रात्रि।